हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज यानी ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का एमसीक्यूज जितना भी है उसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 6 चैप्टर को देख लिया है और उन 6 चैप्टर में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो अगर आप 2024 और यानी 25 में एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग जैसा कि बेसिक पढ़ते हैं इसका, तो आज हम लोग पहले उसका क्या करेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी नोट्स और नोटिफिकेशंस के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली क्यूज होता है क्लास 8 to 12 के लिए। और वहाँ आप सवाल भी पूछ सकते हैं, अगर कुछ कोई डाउट है तो वहाँ से आप सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, त्रिभुज में त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा ये त्रिभुज, जिसे हम लोग ट्राइंगल भी बोलते हैं। तो ये ए बी सी इसका नाम दे दिए। इसमें शीर्ष कितने होते हैं, इसमें 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, भुजा भी कितनी होती है, 3। और 3 शीर्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। और कितने होते हैं, कोण अगर बात करें तो कोण भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज के प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है भुजाओं के आधार पे, एक होता है कोण के आधार पे। तो अगर हम लोग कोण के आधार पे देखें, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार क्या है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, ये त्रिभुज में तीनों कोण जो है, ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कम होते हैं और 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये जितने भी 3 कोण है न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण क्या होते हैं, 90 से कम और 0 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में होता है कि एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे ए एक कोण है तो इस कोण को मतलब इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री। बाकी इसका और इसका कोई भी कोण हो सकता है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक कोण इसका हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, यानी समकोण होगा। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। यानी 90 डिग्री से ज्यादा, जैसे ये कोण x है तो x क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। और ये तो 90 ही होगा। और यहाँ ये तीनों जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 से कम और एक 0 से ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज का, ये समकोण है, ये अधिक कोण। तो ये कोणों के आधार पे त्रिभुज के प्रकार है। अगला अगर देखें तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है अगर हम लोग देखें तो समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा। ठीक है, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ये भुजा बराबर है, ठीक है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये याद रखना कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। इसी तरह से ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये भुजा और ये भुजा भी तो बराबर है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज,
तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई भी दो भुजा बराबर होंगे। जैसे मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये भुजा बराबर नहीं है। और बराबर का साइन हम लोग दिखाते हैं, अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। और ये अलग दिया हुआ है, इसमें दो लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब ये भुजा बराबर इन दोनों के नहीं है, ठीक है, अलग है। और हम बताएं कि जो भुजा बराबर होता है उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर ही होता है। तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होगा। यदि इसी तरह से मान लेते हैं कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर होता तो इसके सामने वाला ये वाला कोण और इसके सामने में जो कोण है ये कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होता है, 50। अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होता है, 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब होता है समान होगा और सभी भुजा, ठीक है। और समद्वि यानी समान होंगे कितने, दो भुजा, यानी द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी दो भुजा अगर समान है तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है। यानी ये भुजा अलग होगा, ये भी अलग होगा और ये भी अलग होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक लाइन से दिखा दिए, इसमें दो, इसमें तीन, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये अगर और ये तीनों क्या है, तीनों अलग अलग कोण होगा, ठीक है। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अब एक और होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पता है कि ये 90 डिग्री होता है। एक होता है समकोण, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि, ठीक है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये कोण 90 डिग्री होगा और ये भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों बराबर है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण मिलके 90 डिग्री होगा। तो जब दोनों कोण बराबर है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक और प्रॉपर्टी याद रखना कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसे हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं लंब, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, है ना। तो ये कर्ण हो गया। और कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा, ठीक है। तो सबसे लंबी भुजा होता है, और लंब और आधार ये बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब एक और त्रिभुज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज में अगर अगर मान लेते हैं कि ये कोण छोटा है, ठीक है, और ये कोण क्या है, बड़ा कोण है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट कोण है, और ये क्या है, लार्जेस्ट। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। और इसके सामने वाला भुजा ये जो होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट। ठीक इसी प्रकार से अगर ये भुजा बड़ी है तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, और ये भुजा छोटी है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये याद रखना, ये छोटा सा प्रॉपर्टी है, लेकिन इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर ये कोण छोटा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, ये छोटा ही होगा, ठीक है। और अगर ये कोण बड़ा है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये याद रखना है, ठीक है। तो इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। अब इस त्रिभुज में हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ना है सर्वांग समता का नियम। सर्वांग समता का नियम, ठीक है। तो सर्वांग समता का क्या नियम है, इसमें कितने नियम है ये पढ़ेंगे। और दूसरा जो है वो समरूपता, क्या है, समरूपता। तो समरूपता उतना नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग समरूपता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी आप क्लास 10th में जब जाइएगा तो वहाँ समरूपता के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो समरूपता क्या होता है, जैसे कोई भी दो आकृति है, जैसे ये आकृति हो गया और ये आकृति हो गया, ठीक है। तो रूप में तो समान होना चाहिए, लेकिन आकार इसका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अलग होगा, ये समान भी हो सकता है, लेकिन ये
अलग अलग भी हो सकता है। जैसे एक मान लेते हैं कि दो गुब्बारा ले लिए, एक गुब्बारा को हम लोग थोड़ा सा कम हवा भर दिए उसमें, और एक गुब्बारा में थोड़ा सा बड़ा भर दिए, ठीक है। तो लेकिन अगर दोनों एक ही टाइप का गुब्बारा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूपता होगा, ठीक है। जैसे एक आयत है, एक आयत है, इसका लंबाई मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है। एक और आयत है, ठीक है, इसका मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तो दोनों आयत है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि आकृति दिखने में तो समान है। हालांकि ये बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन अगर दिखने में समान है, एक ही जैसा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूपता कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी आकृति, वैसी आकृति जो दिखने में तो समान है लेकिन आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तो उसे हम लोग समरूपता कहेंगे। लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है, एकदम एक ही जैसा होना चाहिए। मतलब इसका आकार अगर जिस तरह है उतना ही इसका भी आकार होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त है, तो वृत्त में इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या, मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और इसका भी त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आकृति क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वर्ग की अगर सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर एक और वर्ग देखें, तो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि इस वर्ग की सभी भुजाएं और इस वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है। तो जब सभी भुजाएं बराबर है तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्वांग समता। और सर्वांग समता का जो साइन है वो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, यानी इक्वल और इसके ऊपर में थोड़ा सा एक टेढ़ा लाइन, ठीक है। तो ये सर्वांग समता क्या है, सिंबल है, ये क्या है, सिंबल है। और समरूपता का सिंबल क्या होता है, सिर्फ एक ऐसा ये वाला लाइन, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से एक टेढ़ा लाइन दे दिए तो ये क्या है, समरूपता का सिंबल, और ये है सर्वांग समता का सिंबल, ठीक है। तो ये सर्वांग समता समझ में आ गया कि कोई भी वैसी आकृति जो दिखने में समान हो, शेप में समान हो, साइज में, सब में समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांग समता। जैसे एक 5 रुपया का सिक्का और दूसरा 5 रुपया का सिक्का, इसके ऊपर इसको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एकदम ढक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूपता, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सॉरी सर्वांगसम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और एक चीज और याद रखना है कि सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, समरूप। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, ठीक है। सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती है, ठीक है। ये याद रखना कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन जस्ट इसका रिवर्स यानी समरूप आकृति क्या होती है, सर्वांगसम नहीं होती है, ठीक है। ये याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग सर्वांग समता के नियम को देख लेते हैं कि सर्वांग समता के नियम, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने नियम है, 5 नियम है। 5 नियम में कौन कौन से है, जैसे एक हो गया साइड साइड साइड, इसको बोलते हैं भुजा, भुजा और भुजा, पहला ही हो गया। दूसरा हो गया साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड मतलब हो गया भुजा, ए मतलब हो गया कोण, एंगल मतलब कोण, ठीक है। साइड एंगल साइड यानी भुजा, दो हो गया। तीसरा जो नियम हमारा है वो हमारा हो जाएगा एंगल साइड एंगल, ठीक है, यानी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। 4 नंबर हो जाएगा एंगल एंगल साइड, ये नियम याद रखना है, ठीक है, यानी कोण कोण भुजा, इसको बोलते हैं चौथा नियम। और पांचवा नियम होता है RHS, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा, ठीक है। तो ये 5 नियम है और इन पांचों नियम को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इन सभी का मतलब क्या है, और इसी का प्रयोग करके हम लोग पूरे चैप्टर यानी त्रिभुज में इसी सभी पांचों नियम का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्या है, मतलब कौन सा नियम कौन सा त्रिभुज में लगता है, और कब ये साइड 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 होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, और RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ठीक है। तो इन पांचों नियम को एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, साइड साइड साइड, तो इसको हम लोग देखते हैं।
भुजा, भुजा और भुजा। तो इस नियम में क्या होता है, साइड 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 में हमें सबसे पहले इसमें ये जानना होगा कि हम लोग सर्वांग समता कोई भी दो आकृति के बीच में दिखाते हैं। जैसे इधर हम लोग पीछे देख चुके थे, यहाँ हम लोग बताए थे इसमें कि ये आकृति, इसमें दो आकृति लिए थे, है ना, और यहाँ भी दो आकृति, तो दो आकृति, तो कोई भी दो आकृति के बीच में हम लोग सर्वांग समता का नियम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। तो कोई भी दो त्रिभुज हम लोग को लेना है और त्रिभुज में हम लोग सर्वांग समता को दिखाएंगे। पूरे चैप्टर में हमें त्रिभुज ही पढ़ना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज है, ए बी सी, और एक है पी क्यू आर। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या है, अगर साइड 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 का मतलब हो गया कि एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा से बराबर होना चाहिए, दूसरा यानी फिर पहला त्रिभुज के दूसरे भुजा से दूसरे त्रिभुज के दूसरे भुजा से बराबर होना चाहिए, और तीसरा भुजा तीसरे भुजा के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हैं, सर्वांगसम हो गए। और किस नियम से, साइड 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 से, क्योंकि इसमें तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तो इसमें साइड 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 लगेगा। और इसको हम लोग लिखेंगे किसे, जैसे ए बी बराबर किसके, पी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, और इधर हम लोग लिखेंगे पी क्यू। तो इसमें और क्या छूटा, सी, और इसमें क्या छूटा, आर। और ये सर्वांगसम इसके बीच में दिखाएंगे, और एक ट्राइंगल यहाँ लेंगे और एक ट्राइंगल यहाँ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। और कौन से नियम से, एस 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 द्वारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है ना कि कोई भी अगर त्रिभुज एस एस द्वारा सर्वांगसम है, तो यानी त्रिभुज पहले त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइड साइड साइड। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग देखे थे साइड एंगल साइड। तो यानी भुजा कोण भुजा। तो ये भुजा कोण भुजा अभी हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि समझ में ना आए। जब हम लोग सवाल करेंगे तो ये आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो साइड एंगल साइड में क्या होता है, भुजा कोण भुजा। तो ये हम लोग एक पहले त्रिभुज ले लेते हैं और एक दूसरा त्रिभुज। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हो गया, नाम इसका दे सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर इसका नाम दे दिए। अब देख सकते हैं साइड एंगल साइड, तो ये जो एंगल दिख रहा है वो दोनों साइड के बीच में है, ऐसा ही हमें यहाँ लेना है। ठीक है, तो एक साइड और दूसरा साइड, और इसके बीच में क्या होना चाहिए, एंगल। तो मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, और दूसरा एंगल जो है सो मान लेते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। और ये तीसरा साइड यानी तीसरा भुजा, ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। और कौन से नियम से, एस ए एस से। अब यहाँ ये याद रखना है कि मान लेते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, और ये भुजा इससे बराबर है, दूसरा ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इसको साइड एंगल साइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइड एंगल साइड में क्या होता है, एंगल जो है सो बीच में होना चाहिए, लेकिन ये एंगल बीच में नहीं है। अगर ये एंगल यहाँ होता और इसका एंगल यहाँ होता तब हम लोग कहते हैं कि इसमें साइड एंगल साइड लग सकता है, लेकिन अभी कहाँ, इस जगह में है और ये इस जगह में। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि साइड एंगल साइड में एंगल जो है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन सा नियम से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम में क्या है, एंगल एंगल साइड। ठीक है, या तो फिर तीसरा नियम में हम लोग यहाँ देख चुके थे, कौन सा था, यहाँ हम लोग उसी ऑर्डर में चलते हैं, एंगल साइड एंगल।
क्या था, एंगल साइड एंगल, तो इसको हम लोग तीसरा में है एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो तीसरा में एंगल साइड एंगल में आप देख सकते हैं कि ये जो भुजा है, ये भुजा क्या है, बीच में। तो हम लोग दो त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी, इसका नाम पी क्यू और आर। ठीक है, तो ये एंगल एंगल दो एंगल होना चाहिए, तो ये एंगल इसको मान लेते हैं ये इसके बराबर है। ठीक है, और उसके बाद एक साइड है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और एक और एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यानी ये दोनों जो कोण दिख रहा है, ये दोनों कोण, इसमें भी दो कोणों, और इन दोनों कोण के बीच में जो ये भुजा है, ठीक है, इसमें भी दो कोणों के बीच में भुजा है, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, ये सर्वांगसम है। और कौन सा नियम से, एंगल साइड एंगल से। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, और नियम कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक और देख लेते हैं, 4 नंबर क्या है, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड में क्या है कि कोई भी हमें दो कोण लेना है, जैसे एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, तो इन दोनों त्रिभुज में कोई भी दो कोण लेना है, पी क्यू आर। तो मान लेते हैं कि ये कोण है इसके बराबर, और ये कोण है इस कोण के बराबर, तो कोई भी एक साइड लेना। अब ये बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बीच में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अगर ये लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये वाला ले लेंगे तो ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और इसमें नियम कौन सा लग रहा है, एंगल एंगल साइड, यानी कोई भी एक एंगल और दूसरा एंगल फिर एक साइड, तो यहाँ एंगल एंगल साइड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर। 5वां नंबर में हम बताए थे आर एच एस। आर एच एस मतलब क्या होता है, समकोण कर्ण और भुजा। ठीक है, समकोण कर्ण और भुजा। तो इसमें अगर कोई भी दो त्रिभुज है, यहाँ लिखा हुआ है समकोण कर्ण, तो इसका मतलब इसमें क्या चाहिए, दो समकोण त्रिभुज चाहिए हमें। ठीक है, तो ये समकोण हो गया। ठीक है, तो एक होना चाहिए समकोण, तो समकोण मिल रहा है। उसके बाद ये हो गया कर्ण और ये हो गया कर्ण, ये दोनों बराबर होना चाहिए कर्ण। उसके बाद कोई भी एक भुजा बराबर होना चाहिए, ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर एच एस द्वारा ये त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। तो ए बी सी अगर इसका नाम है और इसका नाम पी क्यू आर है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन सा नियम लगेगा, आर एच एस द्वारा। ठीक है, तो ये नियम हो गए कुछ नियम। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये नियम अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। तो दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, असमान, समान, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बताए थे कि कभी भी दो जो सर्वांगसम आकृति है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, है ना, तो ये दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, दो आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं यदि उनके खाली स्थान एक दूसरे के समान होती है। तो एक दूसरे के समान क्या होना चाहिए, आकार, माप, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों होना चाहिए, आकार भी और माप भी दोनों क्या होना चाहिए, एक समान। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं। तो दो समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या होते हैं, सर्वांगसम, केवल समरूप, बराबर। तो दो समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं सर्वांगसम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त होते हैं। तो समान त्रिज्याओं वाले यानी दो त्रिज्या है, ठीक है, तो इसकी सॉरी दो वृत्त है, तो इसकी अगर त्रिज्या आर है, इसका भी आर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये रूप में भी और आकार में भी बराबर होंगे। और ऐसी आकृतियां को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांगसम, केवल समरूप, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देख सकते हैं जब उपरोक्त सभी दिया है तो हम लोग ऑप्शन सी ही लगाएंगे, क्योंकि दो आकृतियां सर्वांगसम हो सकती हैं अगर वृत्त की त्रिज्याएं क्या हैं, समान है, तो सर्वांगसम हो सकती हैं। और हम ये भी बताए थे कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन सी भी हमें दिया हुआ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग खाली स्थान होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, एक चीज हम बताना भूल गए थे, यहाँ बता देते हैं, सीपी
सी टी। इसका मतलब क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे दो त्रिभुज है, ठीक है, तो दो त्रिभुज में हम बताए थे कि ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ ये, अब इसमें देख सकते हैं कि तीन भुजा क्या है, इस तीन भुजा के बराबर है, यानी इस त्रिभुज के तीन भुजा इस त्रिभुज के तीन भुजा के बराबर है। तो ये इसका जो बचा हुआ संगत भाग है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो सीपी सीटी का मतलब यही हो गया कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो क्या बोल रहा है, कसौटी नहीं है। तो हम लोग पांच पढ़े थे, एक एस एस एस, एस एस ए एस और एक क्या पढ़े थे, आर एच एस। तो इन पांचों को छोड़ के कोई भी सर्वांग समता का कसौटी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें एस ए एस ये है तो ये होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ए एस ये भी है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि ये एस ये भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। एस एस ए, तो एस यानी साइड साइड एंगल हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो यही हमारा क्या होगा, सर्वांग समता का एक कसौटी नहीं है, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता का एक कसौटी है। तो एक कसौटी है, इसका मतलब बोल रहा है कि सर्वांग समता का एक नियम है। तो इसमें एस एस ये नहीं होगा। ए एस, तो ये भी हम लोग ये पढ़े थे, है ना, ये हमारा होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। एंगल 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 हम लोग नहीं पढ़े हैं। फिर एस ए भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है, तो त्रिभुज कौन सा सर्वांगसम होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसमें सर्वांगसम बताना है तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये ए बी लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, क्यू आर, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ सिर्फ त्रिभुज लगा देना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ इक्वल। तो यहाँ से ए बी और ये क्या है, क्यू आर। तो यहाँ ए बी और इस त्रिभुज में क्या बनेगा, ए बी और सी बनेगा, तो यहाँ सी होगा और क्यू आर और यहाँ क्या होना चाहिए, पी। तो यहाँ ए से क्या मिल रहा है, देख सकते हैं क्यू, ए से क्या मिल रहा है, क्यू। बी के साथ क्या मिल रहा है, यानी बीच में बी है तो बीच में यहाँ क्या है, आर है। उसके बाद सी यहाँ है तो सी के बाद क्या है, पी। तो सी के बाद पी, मतलब यहाँ अगर इस आकृति में, यानी जो ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन, इसमें से अगर ए क्यू के साथ है, बी आर के साथ और सी पी के साथ, तो हम बोलेंगे कि वही हमारा सही आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ए के साथ यहाँ देख सकते हैं ए और यहाँ क्या है, पहले ए है तो यहाँ पहले क्या होना चाहिए था, क्यू, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पहले क्या है, सी और यहाँ पी, तो सी के साथ क्या है, पी, ये सही है। उसके बाद बी के साथ क्या होना चाहिए, क्यू, तो बी के साथ यहाँ क्या है, आर और यहाँ बी के साथ क्या है, क्यू। तो बी के साथ अगर आर होता तो ये सही हो जाता है, इसलिए अभी ये भी सही नहीं है। अगला देखें, तो यहाँ बी के साथ क्या है, आर, लेकिन यहाँ बी के साथ आर है, ये ठीक है। उसके बाद ए के साथ क्या है, पी, तो यहाँ ए के साथ क्या है, क्यू, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ ए बी और क्यू आर जो भी लिखा रहेगा, चाहे बी सी और पी आर, ठीक है। तो यहीं से देख सकते हैं कि ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, क्यू के, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ए बी बराबर क्यू आर, तो ए किसके बराबर है, क्यू के, और बी किसके बराबर है, आर है। तो बचा हुआ सी किसके बराबर हो जाएगा, पी के। तो यानी अगर ए क्यू के साथ मिल रहा है, बी आर के साथ और सी पी के साथ, तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा, सर्वांग समता का नियम। तो अभी इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये याद रखना है, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी तीनों भुजाएं, तो तीनों भुजाएं क्या होता है, एस एस एस, तो कौन सा नियम होगा, साइड 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 नियम से सर्व त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। यानी तीनों भुजा आ गए तो साइड 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 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुज के दो कोण, ठीक है। तो पहले इसमें दो त्रिभुज बना ही लेते तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी है और ये क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोण, तो दो कोण कोई भी ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है।
युग्म बराबर हैं तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं, यानी वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं, तो यही भुजा है जो दोनों कोण बन रहा है, इसमें भी यही भुजा है जो दोनों कोण बन रहा है, तो बराबर हो, यानी ये भी क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हैं, तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये एंगल है, ये एंगल है और इसके बीच में क्या है, साइड, तो ये क्या होगा, एंगल साइड, एंगल से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांगसम होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, सबसे पहले क्या बोल रहा है, दो समकोण त्रिभुज, तो हम लोग दो समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया और दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा ये हो गया, और इसमें त्रिभुज का नाम क्या है, एक का नाम ए बी सी है, तो ए बी सी। अच्छा, इसमें दिया हुआ है क्या, 90 डिग्री कौन सा नहीं दिया, ठीक है, तो इसका नाम मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है डी एफ में कर्ण ए सी, तो ये कर्ण क्या है, ए सी है। ठीक है, तो यहाँ नाम कर्ण ए सी आ गया। उसके बाद कर्ण डी एफ, कर्ण डी एफ, सॉरी यहाँ नाम जो त्रिभुज का है वो क्या है, डी ई एफ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इस त्रिभुज का नाम क्या है, डी ई डी ई एफ। अब यहाँ डी एफ ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कर्ण क्या बोल रहा है, डी एफ है, तो यही कर्ण होता है, तो इसका नाम क्या है, डी एफ है, तो ये क्या हो गया, कर्ण। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ये इक्वल यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तथा भुजा ए बी और डीई हो, ए बी बराबर डीई हो, तो ए बी कहाँ, ये हो गया ए बी बराबर डीई हो, तो ये डी है। तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे, तो और ये क्या है, 90 डिग्री। तो हम बताए थे कि अगर कभी भी, ये याद रखना हमेशा, कि कभी भी समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज, तो उसमें हमेशा कौन सा नियम लगता है, आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ठीक है, इसी नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। कहीं भी समकोण आ गया और उसमें कर्ण दे दिया है और कोई भी एक भुजा दे दिया है, तो उसमें नियम हमेशा क्या लगेगा, आर एच एस। ठीक है, समकोण देखते ही आर एच एस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और ए बी इक्वल टू पी क्यू हो, तो कौन सा त्रिभुज का नियम सही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर त्रिभुज में हम लोग दो त्रिभुज बना दें, है ना, दो त्रिभुज अगर बना दें, तो यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज है, तो यहाँ बना देते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ऑप्शन देख के हमें समझ में आ जाता है कि त्रिभुज का नाम क्या लेना है, तो पहले त्रिभुज का नाम ए बी सी, दूसरे का पी क्यू आर। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, तो ये वाला एंगल जो है वो एंगल पी के बराबर है। ठीक है, दूसरा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो ये एंगल जो है एंगल बी वो किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। और ए बी बराबर पी क्यू है, तो ए बी कहाँ है, ये हमारा ए बी हो गया और ये हमारा पी क्यू हो गया। तो ये कौन सा नियम लगेगा, एंगल साइड एंगल, क्या लगेगा, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। तो यहाँ से त्रिभुज कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये तो एंगल साइड से एंगल से त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम लिखने के लिए जो साइड बराबर दिया उसको पहले उठा लेते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ, ए बी और पी क्यू बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ इसके बीच में बराबर लगाएंगे, ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये भी त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें क्या छूट रहा है, ए बी, इस त्रिभुज में ए और बी आ गया, तो छूट क्या रहा है, सी, तो यहाँ सी लगाएंगे। और यहाँ पी क्यू है, तो यह क्या लगेगा, आर, तो यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर क्या होंगे, सर्वांगसम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी और एंगल ए बराबर एंगल डी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम एस ए एस नियम से होंगे, तो इसका कौन सा भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ त्रिभुज बना दिए ए बी सी और दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ, तो दूसरा त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं डी ई और एफ। इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर एफ डी है, तो ए बी क्या हो गया, ये भुजा हमारा ए बी हो गया और एफ डी यानी ये भुजा एफ डी दोनों बराबर है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, तो ये हो गया एंगल ए और ये हो गया एंगल डी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है और बोल रहा है दोनों त्रिभुज क्या है, एस ए एस द्वारा सर्वांगसम है। तो एस ए एस मतलब क्या होना चाहिए, पहले एक साइड होना चाहिए, फिर एक एंगल, उसके बाद साइड। तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और इसके बाद में साइड होना चाहिए, तो ये भुजा एक लेना पड़ेगा। और इस एंगल के बगल में कौन सा भुजा है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये दोनों होना चाहिए और इसी के बीच में ये एंगल है, तो बीच में आने के लिए हम लोग को यही भुजा लेना पड़ेगा। तो यानी एसी भुजा है वो डीई के बराबर होगा।
यानी AC बराबर क्या होना चाहिए, DE। तो AC बराबर DE कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर AC है, ठीक है, और एंगल C बराबर एंगल P है और एंगल B बराबर एंगल Q है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं सम द्विबाहु परंतु सर्वांग सम नहीं, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हो गया ABC और एक और ट्राइंगल हम लोग क्या लेंगे, PQR। अब इन दोनों में क्या बोल रहा है, AB बराबर AC है। तो AB बराबर AC मतलब इसी त्रिभुज में बात कर रहा है। तो ये AB और AC क्या है, दोनों बराबर है। और एंगल C बराबर एंगल P है। तो एंगल C ये वाला हो गया और एंगल P यहाँ है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। तो ये हो गया एंगल B और ये किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है। अब ये त्रिभुज क्या है, सम द्विबाहु परंतु सर्वांग सम नहीं। तो ये समद्विबाहु तो है लेकिन ये समद्विबाहु नहीं है, ठीक है। और ये दोनों सर्वांगसम भी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे पहले सर्वांगसम तो है ही नहीं, तो समद्विबाहु और सर्वांगसम ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला है, सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ए थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, समद्विबाहु परंतु सर्वांगसम नहीं। तो समद्विबाहु ये है लेकिन ये समद्विबाहु नहीं है। तो ये ऑप्शन सही में गलत है ना। तो समद्विबाहु और सर्वांगसम, तो समद्विबाहु ये है, ये नहीं है, और सर्वांगसम भी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। सर्वांगसम परंतु समद्विबाहु नहीं, सर्वांगसम तो दोनों है ही नहीं, ठीक है। कोई नियम लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें बोल रहा है कि दोनों ये भुजा बराबर है, ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर नहीं, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा या नहीं बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। लेकिन इसमें कोई भुजा नहीं बराबर दिया है, सिर्फ दो कोण बराबर दिया है, तो सर्वांगसम होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, न तो सर्वांगसम और ना ही समद्विबाहु। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर है तब पी आर किसके बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये पी आर किसके बराबर होगा। तो पी के जगह में क्या है, देख सकते हैं, पी के जगह क्या है, ए, और आर के जगह क्या है, आर के जगह यहाँ सी है, क्योंकि आर लास्ट में है तो ये सी भी लास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ नंबरिंग देखेंगे तो इसका मतलब ए और सी बराबर क्या होगा, पी आर। तो पी आर किसके बराबर होगा, ए सी के। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है तो बीसी किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ फिर से हम लोग लिखेंगे ए बी सी और इधर क्या है, पी क्यू आर। तो ए किसके बराबर है, ए हो जाएगा पी के बराबर, बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर, और सी किसके बराबर होगा, आर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, बी सी। तो बी सी किसके बराबर होगा, बी है क्यू के और सी है आर, तो क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो क्यू आर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर तो एंगल सी किसके बराबर है। तो एंगल सी किसके बराबर हो, सी के बराबर, सी के सामने क्या है, यानी सी तीसरा नंबर में है, तो यहाँ तीसरा नंबर में क्या है, आर। तो एंगल सी किसके बराबर में होगा, एंगल आर के बराबर में होगा। इसका ऑर्डर जो है सो एकदम सही होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है तो एंगल पी किसके बराबर होगा। तो कोण पी किसके बराबर होगा, तो कोण पी के सामने देख सकते हैं क्या है, ए है, तो एंगल ए के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम है। अब यहाँ लिखा हुआ है ए सी बी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज एफ डी ई के बराबर है, यानी सर्वांगसम है। तो ए बी किसके बराबर होगा, तो ए किसके बराबर है, ए फर्स्ट में, तो एफ पहले होगा, ठीक है। तो एफ, और बी किसके बराबर है, ई, तो एफ ई, तो एफ ही के बराबर होगा, या तो फिर ई एफ, ठीक है। तो ई एफ दिया हुआ ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम एफ डी ई है तो एंगल डी किसके बराबर होता है। एंगल डी किसके बराबर होगा, सी के बीच में, क्योंकि ये डी बीच में है तो सी भी बीच में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम एफ डी ई है, ठीक है, तो दो त्रिभुज यहाँ पहले हम लोग बना लेते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम है ए सी बी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, इसका नाम है एफ डी ई।
और इन दोनों में ए बी भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये ए बी है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और एंगल बी कितना है 40 डिग्री, तो एंगल बी ये 40 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से एंगल ए इक्वल टू क्या है 80 डिग्री, एंगल ए 80 डिग्री है। और ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो एंगल ए जो है जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए सी बी और एफ डी ई। ठीक है, तो यहाँ ए बी जो भुजा है वो ए बी किसके बराबर होगा, तो यहाँ ए बी यहाँ फर्स्ट और लास्ट है, तो एफ ई के बराबर होगा। तो एफ ई कहाँ है ये, तो इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से एंगल सी जो है 80 डिग्री है, तो सी के सामने क्या आ रहा है एंगल डी, यानी इसके समरूप में क्या आ रहा है सी के सामने डी आएगा, तो सी और डी ये बराबर होगा, तो ये भी 80 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू कितना है, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, और बी लास्ट में है तो इधर ई भी क्या है लास्ट में है, तो एंगल ई भी क्या होगा 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ डी एफ क्या है डी एफ 5 सेंटीमीटर है क्या, ये डी एफ तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत होगा। ठीक है, उसके बाद डीई बराबर 5 सेंटीमीटर, तो डी बोल रहा है तो ये क्या 5 सेंटीमीटर है, ये इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो ये भी गलत है। डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो डी एफ 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। यहाँ देख सकते हैं एफ ई बराबर कितना है, एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ई इक्वल टू 40 डिग्री, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो इस तरह से आकृति बना के आपको मिलाना पड़ेगा, जैसे सर्वांगसम दे दिया है तो यहाँ सर्वांगसम कैसे है, यहाँ ए सी बी और एफ डी, तो इसी तरह से हम लोग इसको अरेंज करेंगे और फिर इसका वैल्यू रखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, तो निम्न में कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है ये ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी में क्या होता है एग्जाम में कि ये नहीं हम लोग पढ़ना भूल जाते हैं और जो हम लोग जानते हैं वो भी गलत कर देते हैं, तो ये याद रखना है कि इसमें क्या दिया नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम क्या है त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसमें सब भुजा बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा क्या क्या बराबर होगा, जैसे ये भुजा ए बी और पी क्यू बराबर होगा, क्या होगा ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा। दूसरा भुजा क्या होगा बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर। अब इसका फर्स्ट लास्ट लेंगे और इसका फर्स्ट लास्ट, तो इसका मतलब ए सी जो भुजा है वो किसके बराबर होगा पी आर के बराबर। तो यहाँ ए सी बराबर पी आर दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, यहाँ बोल रहा है सही नहीं है। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। बी सी बराबर पी क्यू, तो बी सी बराबर क्या है क्यू आर है, तो यही ऑप्शन गलत है, मतलब ये सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री है, तो एंगल सी क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये आसान सा सवाल है ए बी सी। अब बोल रहा है ए बी बराबर ए सी है, तो ये भुजा मतलब ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और बोल रहा है एंगल बी कितना है 50 डिग्री, ये क्या है 50 डिग्री, तो एंगल सी यानी एंगल सी ये एंगल बताना है कि क्या होगा। तो हम बताए थे कि कोई भी अगर त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला कोण 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर इक्वल टू एंगल पी है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, इसमें एंगल आर इक्वल टू पी है, तो एंगल आर और ये पी दोनों बराबर हैं, और क्यू आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो क्यू आर ये हमारा रहा 4 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी आर ये हमारा पी आर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है पी क्यू की क्या लंबाई होगी, यानी इसकी लंबाई क्या है। तो हम यहाँ ध्यान से अगर देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है बराबर है, अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी क्या होगा एक्स डिग्री, और हमें पता है कि अगर कोई भी दो कोण बराबर है तो इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो ये एंगल अगर बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा बराबर, और इसके सामने वाला भुजा बराबर, तो इसका मतलब ये जो है सो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो पी क्यू ही पूछ रहा है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा 4 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के सम्मुख कोण, ठीक है सम्मुख कोण किसी त्रिभुज के बराबर कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है।
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या है? तो सबसे पहले यहाँ समकोण बनाना है, तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना ही लेते हैं। जब समकोण बोल रहा है तो समकोण समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है? दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके सबसे छोटे कोण का मान क्या है? तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो इसका मतलब इसके सामने वाला कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री में 90 डिग्री यहाँ चला गया इस समकोण में, तो कितना बचा? 90 डिग्री। और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो बराबर है, इसका मतलब ये आधा आधा होगा। तो ये 45 होगा और ये भी क्या होगा? 45। तो यहाँ से ये 45 हो गया और ये भी 45। तो क्या बोल रहा है? छोटे कोण का मान क्या होगा? तो छोटा कोण यही दोनों है और ये दोनों क्या है? बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई भी त्रिभुज है और अगर ये भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होती है? बराबर होती है, याद रखना है, ठीक है। यदि त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें, ठीक है, ए सी बी समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एंगल क्या है? बी। हम कैसे जान गए कि ये एंगल बी है? क्योंकि बी कितना दिया है? 90 डिग्री। तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो गया। यहाँ ए ले लेते हैं और ये क्या हो गया? सी, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है ए बी बराबर बी सी है, तो ये ए बी बराबर क्या है? बी सी है। तो कोण ए का मान क्या होगा? अभी हम लोग जस्ट यहाँ पीछे वाला क्वेश्चन में देखें ध्यान से, तो सेम यही क्वेश्चन है कि ये भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने वाला कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये दोनों कोण अगर बराबर है तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो एंगल ए पूछे या एंगल सी पूछे, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ना, एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें क्या बोल रहा है? ए बी बराबर ए सी है। तो ये ए बी बराबर ए सी हो गया और एंगल ए बराबर कितना है? 50 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि पूछ क्या रहा है, तब एंगल सी किसके बराबर है? तो ये सी का मान निकालना है। तो सी का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर हो, यानी इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर है। तो अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी क्या होगा? एक्स डिग्री होगा, ठीक है। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री कितना मिलके बनेगा? एक 50 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, ये तीनों मिलके कितना बनाएगा? 180 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस 2x बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। और 2x बराबर 180, ये 50 इधर माइनस करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा? 130 डिग्री। और x बराबर 130/2, तो x बराबर कितना होगा? 65 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी 65 होगा और ये भी 65 होगा, दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना ही लेते हैं ना, और इस त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें बराबर क्या है? पी क्यू बराबर क्यू आर। तो पी क्यू बराबर क्यू आर, ये भुजा दोनों बराबर है और कोण क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री। तो पी कितना होगा? तो अब हमें पता है कि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण बराबर होगा। तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा? x डिग्री होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो 180 में ये 80 टोटल चला गया तो कितना बचा? 100 डिग्री। अब 100 डिग्री में ये दोनों बराबर है तो दोनों आधा आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब एक 50 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो एंगल पी का मान कितना होगा? 50 डिग्री, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है आकृति में यदि ए डी बराबर सी डी बराबर बी डी है, तो यहाँ देख सकते हैं ये ए डी बराबर, यहाँ से ये ए डी बराबर बी डी बराबर ये सी डी है, तीनों बराबर है। और कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण बी बराबर 70 डिग्री है। तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ए बी सी। किसमें? त्रिभुज ए बी सी में देखें तो ये भुजा जो है इसमें, अच्छा इसमें देखते हैं छोटा वाला में, ठीक है। ये डी बी सी, इसमें देखें तो ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो दोनों भुजा अगर बराबर है
तो इसके सामने वाला दोनों कोण भी बराबर होगा, तो ये 70 डिग्री तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री ही होगा, है ना। और जब ये 70 डिग्री है तो अब ध्यान से देख सकते हैं कि ये भुजा अगर बराबर है, ये भुजा इससे, दोनों भुजा, तो इसके सामने वाला ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप फ्रेश से लिख लें, इसको फ्रेश से लिख लें तो ये 70 हो गया, तो ये भी क्या होगा 70 होगा। और ये x है तो ये भी क्या होगा x डिग्री होगा। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में अगर ध्यान से देखें तो तीनों कोणों का योग इसमें भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में ये कितना है 70 हो गया, ये क्या हो गया 70 डिग्री प्लस, और ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, पूरा कोण कितना होगा 70 प्लस एक्स, क्या होगा 70 प्लस एक्स डिग्री। और ये कोण भी कितना है एक्स डिग्री, और ये बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो 70 प्लस 70 क्या होगा 140, और x प्लस एक्स 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180, और ये 140 इधर जाके माइनस होगा, तो 2x बराबर क्या होगा 40 डिग्री, और x इक्वल टू 40/2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया 20 डिग्री, और x का ही हमें मान निकालना था, तो x बराबर क्या होगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए आकृति में x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा आप बताइए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को हमेशा पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व होता है तो इसको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको देखिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिए गए आकृति में x का मान निकालना है, तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन क्या बोल रहा है कि दिए गए आकृति में x का मान निकालना है। तो यहाँ हम लोग त्रिभुज देख के, इसमें अगर त्रिभुज ABC में देखें तो यहाँ दिया हुआ एक ये साइन का मतलब क्या होता है कि तीनों में सिंगल सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों भुजाएं क्या है बराबर है। और अगर तीनों भुजा बराबर है तो ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो तीनों कोण निकालने का फायदा क्या हुआ अभी बताते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं ये BCD जो रेखा है ये क्या एक सीधी रेखा है, और एक सीधी रेखा में यहाँ जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो टोटल बनेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 60 डिग्री यहाँ चला गया, तो ये x बराबर क्या होना चाहिए, x बराबर 120 डिग्री होगा, तभी तो टोटल 180 होगा, क्योंकि 60 पहले से है। तो x बराबर क्या होगा 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं निकालना है तो इस त्रिभुज में एक और नियम है जिसे हम बता देते हैं, ठीक है, कि कोई भी दो अंत अभिमुख कोण बाह्य कोण का क्या होता है मतलब योगफल होता है। यानी ये अगर x डिग्री अगर निकालना है, तो अगर ये 60 डिग्री था और ये 60 डिग्री था, तो इन दोनों का योगफल बराबर क्या होता है यही x डिग्री होता है। तो यहाँ से भी ऐसे निकाल सकते थे कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में x का मान होगा, तो इसमें भी x का मान निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो दिख रहा है सिंबल, इसका मतलब ये समकोण है, और समकोण में क्या होता है ये 90 डिग्री है, और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब ये टोटल त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो सॉरी 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ चला आया, तो टोटल दोनों क्या बचा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का आधा आधा यहाँ 45 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 45। और अगर हम लोग उस थ्योरम से अगर बनाना चाहें कि ये और ये इन दोनों का योगफल क्या होता है बाह्य कोण का बराबर होता है, तो ये 45 है और ये क्या है 90, तो 90 प्लस 45 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 135, जो कि x बराबर क्या होगा 135 डिग्री, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो हमें पता है कि ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में ये 45 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 135, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है। कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, इसकी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। जैसे कोई भी त्रिभुज है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का योगफल हमेशा याद रखना है कि तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा होगा। तो 5 प्लस 7 क्या होता है 12, जो कि 6 से बड़ा है। 7 प्लस 6 कितना होता है 13, जो कि 5 से बड़ा है। और 5 प्लस 6 क्या है 11, जो कि 7 से बड़ा है, ठीक है।
तो कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा का योगफल निकालेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसी तरह से त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे अभी वही एग्जांपल हम लोग ले लें, 5, 6 और 7। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, जो कि 6 से छोटा है। और अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 7 माइनस 6 करेंगे, 7 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 1, जो कि 5 से छोटा है। और इसी तरह से 6 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा, 1। तो ये क्या है, 7 से छोटा है। अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना है। ठीक है, तो इसका हमेशा अंतर क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से हो सकती है। तो इसमें कौन सा, सॉरी, नहीं हो सकती है, तो कौन सा नहीं हो सकता ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ दो क्वेश्चन देखा कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल क्या है, तीसरी भुजा से बड़ा, और अंतर क्या है, तीसरी भुजा से छोटा। तो कोई यानी इन दोनों का अगर योगफल निकालेंगे तो 5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, 6.5। ठीक है, और इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये 6.5 से ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी 6.5 से हमेशा छोटा होना चाहिए। और जब इसका अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, 3.5, और 3.5 से क्या होगा, ये मान लेते हैं x है, तो 3.5 से ये वैल्यू बड़ा होगा और 6.5 से छोटा होगा। तो यहाँ 3.6 इसके बीच में आ रहा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4.1 ये भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। 3.8 ये भी इसके बीच में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, और 3.4 देख सकते हैं कि 3.5 से क्या छोटा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ये तीसरी भुजा जो है 3.4 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, जगह अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा होती है। तो कोई भी अगर त्रिभुज है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि ये कोण क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसके सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बड़ी ही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। किसी त्रिभुज में छोटे भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, छोटी होती है। कोई भी त्रिभुज है और अगर ये मान लेते हैं कोण क्या है, छोटा, तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, त्रिभुज पी क्यू आर में अधिक कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, तो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं एक पी क्यू आर, और बोल रहा है एंगल आर जो है ये वाला क्या है, बड़ा है, किससे, कोण क्यू से। बड़ा को हम लोग दो लाइन से दिखा रहे हैं और छोटा को एक लाइन से, तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो पी क्यू बड़ा होगा किससे, इसके सामने वाला भुजा पी आर से, तो पी क्यू बड़ा होगा पी आर से। तीसरी भुजा के बारे में नहीं बोला है तो इसको हम लोग नहीं सोचना है। ठीक है, जो बोला है कौन, उसी के सामने वाले भुजे के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पी क्यू बड़ा क्या होगा, पी आर से। नेक्स्ट हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, बस वही क्वेश्चन है। पी क्यू आर में कौन पी छोटा है कौन आर से, तो कौन पी क्या है, छोटा, किससे, इस कोण आर से। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये एक्स है तो ये कुछ और होगा वाई, और एक्स क्या है, छोटा है वाई से। तो इसका मतलब सामने वाला भुजा जो है ये बड़ा कौन है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, बड़ा कौन। तो बड़ा कौन के सामने क्या होगा, पी क्यू जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा। और इसके सामने जो है क्यू आर वो क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये बड़ा है तो इधर साइन आएगा, तो पी क्यू जो है वो बड़ा होगा, कहाँ है, पी क्यू जो है बड़ा होगा क्यू आर से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए बी सी में एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। पहले इसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया ए बी सी, क्या बोल रहा है, एंगल ए जो है बड़ा है, यानी ये क्या है, बिग है। ठीक है, बी मतलब बिग, और एंगल बी जो है सो छोटा है, यानी ये क्या है, एस है, स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ से इसके सामने वाला जो भुजा है वो भी स्मॉल होगा, और इसके सामने वाला जो भुजा है वो क्या होगा, बिग। ठीक है, यानी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये बी सी जो है वो बड़ा है किससे, ए सी से।
ठीक है, BC बड़ा किससे, AC से, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की रचना की जा सकती है, रचना नहीं की जा सकती, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। हम बताए थे कोई भी त्रिभुज हो तो दो भुजा का जो योगफल होता है वो तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 9 प्लस अगर 7 करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 16, और ये 17 क्या है, बड़ा है। तो क्या बड़ा आ रहा है, ये तो छोटा आ रहा है, ठीक है, और यही क्या है, बड़ा है। तो ये क्या होगा, गलत। तो कभी भी इसका रचना नहीं किया जा सकता। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC में यदि AC बड़ा है AB से, त्रिभुज, अब इसमें क्या दिया, ये भुजा बड़ा है और कोण बताना है, तो ये हो गया ABC। अब AC भुजा, AC यानी ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, बड़ा, और AB क्या है, छोटा, तो AB क्या है, ये छोटा। तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, छोटा होगा, और इसके सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो बड़ा किससे हो जाएगा, एंगल सी से। तो एंगल बी कहाँ, एंगल बी जो है वो बड़ा होगा एंगल सी से, तो उसका ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज यहाँ ए बी सी बना दें, ए बी सी में ए बी भुजा छोटा है, यानी ए बी क्या है, ये छोटा है, किससे छोटा है, BC से, तो ये BC क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो इसके सामने वाला जो कोण है ये भी क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके सामने वाला कोण क्या होगा, छोटा। तो यानी एंगल ए जो है बड़ा होगा एंगल सी से, तो एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से। कहाँ है, एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आकृति में यदि एंगल DBC, तो एंगल DBC बड़ा है, यानी ये क्या बोल रहा है, ये बड़ा है, ठीक है, और ECB क्या है, छोटा है, ECB यानी ये वाला कोण क्या है, छोटा है। तो कौन सा सही होगा, तो एक चीज याद रखना है कि जैसे मान लेते हैं एक रेखा है, सीधी रेखा, तो ये मान लेते हैं 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 130 डिग्री। और इसी तरह से अगर इधर मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो इधर क्या होगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये सीधी रेखा है, तो अगर इधर बड़ा है तो इधर क्या होगा, छोटा। जैसे इधर मान लेते हैं कि ये बड़ा है तो दूसरे साइड वाला क्या होगा, छोटा, तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये छोटा है तो इधर वाला क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये कौन बड़ा होगा। तो इसके सामने वाला जो भुजा है ये बड़ा होगा, ठीक है, और इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके सामने में भुजा क्या है, AB भुजा है, और AB बड़ा होगा किससे, AC से। तो AB बड़ा AC से, तो कहाँ है, AB बड़ा AC से, तो ये AB क्या है, AC से बड़ा होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 76 डिग्री है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। इसमें जो है सो एंगल B कितना है, 76 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो इसमें कौन सा सही होगा ये बताना है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये कोण बड़ा है, तो इसके सामने वाला भुजा AC भी क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, भुजा AB से। तो ये सही हो सकता है एक, तो क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो AC बड़ा है AB से, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी सही होगा, ठीक है। हमें यही सोचना है जो दिया उसके बारे में, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो गिवन है उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री है, तो बना लेते हैं ABC में एंगल B क्या है, 70 डिग्री है, और एंगल C इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये, और आगे क्या पढ़ लेते हैं, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ये क्या है, AC है, ये बड़ा होगा, अभी AC जो है बड़ा होगा, और ये क्या होगा, 45 है, तो ये छोटा होगा। अब हमें ये पता लगाना है, जैसे इसको हम थोड़ा सा फ्रेश बनाते हैं, ये 75 डिग्री है, ये कितना है, 45 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये मिलके क्या हो गया, 75 और 45, तो 80 और 40 120, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, सबसे बड़ा कोण के सामने, तो ये A है, ये B है, और ये C है मान लेते हैं। तो यहाँ से ये सबसे बड़ा है, तो इसके सामने यानी AC क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A इक्वल टू 27 डिग्री और एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी।
तो जिस तरह से ये 49 है उसी तरह क्या है ये 50 क्वेश्चन। तो ये आपका क्या है होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने त्रिभुज के 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसका बेसिक भी बहुत ही अच्छे से देखा है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख चुके हैं तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि इसमें कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं और कितने अच्छे से सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।